हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना है पुस्तक जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए चलती है। ये हिंदी व्याकरण है और अगर हम राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको बेसिक से पढ़ना ज़रूरी है और उसको समझने के लिए हमको ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 11, 9, 10, 11, 12 के लिए ये चलती है पुस्तक। इसको पढ़ना आवश्यक है क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हमको ये पढ़नी चाहिए, इसके बाद दूसरी कोई बुक लेनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं और ये हम शुरू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, ये संयोजक है सोहनदान चारण और इसके अंदर ये टॉपिक लिखे हुए हैं: सामान्य भाषा ज्ञान, व्याकरण रचना, संक्षेपण, पल्लवन, पत्र तार लेखन, निबंध लेखन और अपठित साहित्य। तो हमको ये व्याकरण रचना तक ही पढ़ना है। बाकी संक्षेपण ये मतलब ग्रामर के अंदर नहीं आते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी नहीं आते हैं। तो हमको यहाँ पर मेन ये भाषा ज्ञान और व्याकरण रचना, तो मेन हमको ये व्याकरण देखनी है। यहाँ पे ये आ गई है विषय सूची, खंड क और खंड ख। तो हमको देखिए खंड के में जितनी भी ये व्याकरण दी हुई है, ये 16 तक, तो ये हमको पढ़नी है। अगर हम अलंकार नहीं भी पढ़ रहे तो व्याकरण यहाँ तक आ जाती है। तो 150 पेज, ये मान लीजिए 150 पेज हमको पढ़ने हैं और उसी के बाद हमको दूसरी कोई गाइड वगैरह है वो लेनी चाहिए और उसके फिर हमको उदाहरण करने चाहिए। बाकी बेसिक से समझने के लिए ये सबसे अच्छी पुस्तक है। इसमें देखिए सबसे पहले आपका भाषा और व्याकरण, शब्द विचार क, शब्द विचार ख, शब्द रूपांतरण, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, पद परिचय, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत और तद्धित दोनों, अर्थ विचार, शुद्ध वर्तनी, शब्द शक्ति, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां और ये अलंकार। ठीक है, ये है खंड ख जिसमें है पत्र लेखन, तार लेखन, संक्षिप्तीकरण, भाव विस्तार या पल्लवन, निबंध और अपठित। तो ये देखिए ये जो पत्र लेखन वाला टॉपिक है, ये फर्स्ट ग्रेड में लगता है, फर्स्ट ग्रेड में, जिसमें ये देखिए ये निविदा, अधिसूचना, परिपत्र, अर्थशास्त्रीय पत्र, ज्ञापन, ये वाले टॉपिक, विज्ञप्ति जैसे। तो अगर कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करा तो उसको ये टॉपिक यहाँ से मिल जाएंगे, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। तो आज हम फर्स्ट जो चैप्टर है भाषा और व्याकरण वो पढ़ने वाले हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को परस्पर सर्वदा विचार विनिमय करना पड़ता है। कभी वह सिर हिलाने या संकेतों के माध्यम से अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त कर देता है, तो कभी उसे ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भाव एवं मस्तिष्क के विचार
दूसरे मनुष्यों के समक्ष प्रकट कर सकता है और इस प्रकार समाज में पारस्परिक जुड़ाव की स्थिति बनती है। यदि भाषा का प्रचलन न हुआ होता तो बहुत संभव है कि मनुष्य इतना भौतिक, वैज्ञानिक एवं आत्मिक विकास भी नहीं कर पाता। भाषा न होती तो मनुष्य अपने सुख दुख का इजहार भी नहीं कर सकता। भाषा के अभाव में मनुष्य अपने पूर्वजों के अनुभव से लाभ नहीं उठा सकता। भाषा शब्द संस्कृत के भाष से व्युत्पन्न है। भाष धातु से अर्थ ध्वनित होता है प्रकट करना। यह है इम्पोर्टेंट लाइन, भाष धातु और इसका अर्थ प्रकट करना। जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचार बोलकर प्रकट करते हैं उसे भाषा की संज्ञा दी गई है, अर्थात बोलना, है ना। बोल के हम अगर मन के भाव और अपने विचार प्रकट करते हैं उसको भाषा कहा गया है। भाषा ही मनुष्य की पहचान होती है। उसके व्यापक स्वरूप के संबंध में कहा जा सकता है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भावों विचारों को व्यक्त करते हैं। ये भाषा की परिभाषा है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन आता रहता है। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि आर्य भाषाओं के स्थान पर आज हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाएं प्रचलित है। भारत की राजभाषा हिंदी स्वीकारी गई है। वर्ण विचार। किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन तीन तत्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप से विवेचना की जाती है, वर्ण, शब्द, फिर वाक्य। तो देखिए, सबसे छोटा है वर्ण, वर्णों से बनता है शब्द और शब्दों से बनता है वाक्य। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में 44 वर्ण हैं जिन्हें दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उनको क्या कहते हैं? स्वर। स्वर 11 होते हैं, अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, री। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर, उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर, और जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें मात्रा के द्वारा भी दर्शाया जाता है। ये दो स्वरों को मिलाकर बनते हैं, अतः इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। अर्थात जो दीर्घ स्वर है उनको संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ आदि दीर्घ स्वर है। तो ये देखिए दीर्घ स्वर कितने हो गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए हैं दीर्घ स्वर। स्वरों के मात्रा रूप इस प्रकार है। देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा को इस तरह से लिखा जाता है, ये ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा, ये ए की मात्रा, ये आई की मात्रा, ये ओ की मात्रा, ये औ की मात्रा और ये री की मात्रा। व्यंजन। जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम क बोलते हैं तब उसमें क और अ मिला हुआ होता है। इस प्रकार हर व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। व्यंजन को हम 5 भागों में बांट सकते हैं।
इन्हें 5 वर्गों स्पर्श तथा स्पर्श अंतस्थ ऊष्म व्यंजनों में बांटा जा सकता है। तो ये जो 5 वर्ग होते हैं इनको कहते हैं स्पर्श, फिर है अंतस्थ और ऊष्म। इनमें हमारे सारे व्यंजन आ जाते हैं। तो देखिए ये स्पर्श है, ये है हमारे कुल 25 वर्ण है। और अंतस्थ है हमारे 4 वर्ण और ऊष्म भी हमारे हैं 4 वर्ण। संयुक्त अक्षर, इसके अतिरिक्त हिंदी में 3 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जो है श, जो क और श से मिलाकर बनता है। ये दोनों क और श आते हैं, इसके बाद अ लगाते हैं तो ये श पूरा हो जाता है। अगर हम इसके बाद अ नहीं लगाते हैं तो ये श ऐसा होता है, ये ऐसा आधा, है ना। तो इसको पूरा करने के लिए बाद में अ लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर मेन ये लिखा हुआ है कि ये किन 2 वर्णों से मिलकर बने। तो त्र, त और र से मिलकर बने, ज्ञ बने ज और य से मिलके। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन अर्थात कुल 44 वर्ण हैं तथा 3 संयुक्त अक्षर हैं। और ये जो 3 संयुक्त अक्षर है ये 33 व्यंजन के अलावा है। वर्णों के उच्चारण स्थान, भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक है। वर्ण नाम, उच्चारण स्थान, वर्ण ध्वनि का नाम। अ, आ, क वर्ग। क वर्ग का मतलब है यहाँ पर 5 वर्ण, ठीक है। केवल क नहीं अपितु क के साथ आने वाले क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 वर्ण क वर्ग में आ जाते हैं, पूरा वर्ग आएगा, ठीक है। और विसर्ग, ये है विसर्ग का चिन्ह, ये विसर्ग, ये सब क्या है, कंठ, कोमल तालु और ध्वनि का नाम है कंठी, अर्थात ये सब कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। दूसरा है छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग और य और श। यहाँ पर ये हो गया अंतस्थ, अंतस्थ हो गया और श हो गया ऊष्म वर्ण। और इनका उच्चारण स्थान है तालु और ध्वनि का नाम है तालव्य। री, ट वर्ग, र और श, ये है इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा और ध्वनि का नाम है मूर्धन्य। चौथा है ली, त वर्ग, ल, स, इनका उच्चारण स्थान है दंत और ध्वनि दंत्य। पांचवा है उ और बड़ा उ, प वर्ग, उच्चारण स्थान है ओष्ठ और ध्वनि का नाम है ओष्ठी। छठा है अ अनुस्वार वाला और ये सारे 5वें वर्ण हैं, सभी वर्गों के 5वें वर्ण हैं। इनका उच्चारण स्थान है नासिका और ध्वनि है नासिक्य। तो हम यहाँ पर इनको ऐसे भी कह सकते हैं, अनुस्वार प्लस पंचम वर्ण, अर्थात ये अ जो है ये है अनुस्वार और बाकी ये सब क्या है 5वें वर्ण सभी वर्गों के। तो 5 वर्ग हो गए, तो 5 वर्गों के एक एक 5वें वर्ण हो गए। इन सबका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। ए, इनका उच्चारण है कंठ तालु, अर्थात कंठ और तालु दोनों से 2 उच्चारण स्थान मिलाकर इनका उच्चारण किया जाता है। ध्वनि का नाम है कंठ तालव्य।
ओ औ कंठ ओष्ठ कंठोष्ठी व दंत और ओष्ठ दोनों उच्चारण स्थान से मिलाकर व को बोला जाता है दंतोष्ठी। ये देखिए ये तीन जो हैं दीर्घ स्वर है ना, ए आई ओ औ और व, इन तीनों को दो दो उच्चारण स्थान से मिलाकर बोला जाता है। कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ। ह है स्वर यंत्र है और इसको बोला जाता है अलीजीवा। ध्वनि का नाम क्या है? अलीजीवा। स्वर ये ह है, इसको ध्वनि का नाम है अलीजीवा। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका का भी योग रहता है। अर्थात जो अनुनासिक वर्ण है उनके उच्चारण में नासिका का भी योग रहता है। अतः अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ग का उच्चारण स्थान और नासिका दोनों होगा। कैसे? जैसे अ में कंठ और नासिका दोनों का उपयोग होता है। अ यानी अनुस्वार, ठीक है, अ को हम अनुस्वार, ये अनुस्वार का चिन्ह हो गया और ये अ है ना। तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है और अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। अनुस्वार इसको कहते हैं जो ये अ के ऊपर छोटी सा ये बिंदी लगी हुई है, इसको कहते हैं अनुस्वार। अतः इसका उच्चारण स्थान कंठ नासिका होगा। तो दोस्तों हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे और कल हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।